हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस का जो है उसका टॉपिक हेजेमनी एज सॉफ्ट पावर। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी स्ट्रक्चरल पावर की, जो कि हार्ड पावर का ही एक पार्ट था। तो आज हम लोग सॉफ्ट पावर की बात करें, जिसमें हम लोग कल्चर रजीम के बारे में बात करेंगे, किस तरह से लोग कुछ नेशंस की आइडियोलॉजी, कुछ नेशंस का कल्चर जो है वो बहुत अच्छा या फिर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपने कंट्री को, अपने नेशन को एक डोमिनेंट रोल प्ले करवाने के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, यूएस ने मिलिट्री मतलब पावर को बहुत अच्छे से यूज़ किया था, इकोनॉमिक टर्म्स में भी बहुत अच्छे से यूज़ किया उसने। अब हम लोग अगर आइडियोलॉजिकल बेसिस को अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे तो तब तक हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हेजेमनी उनकी सिर्फ मिलिट्री लेवल पे थी या फिर इकोनॉमिक लेवल पे थी। हम लोग ये भी बोल सकते हैं उनकी आइडियोलॉजिकल और कल्चरल डायमेंशन जो थी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि उसी ने क्या किया था, बहुत सारी पॉपुलेशन को अपने साथ इंसर्ट करा था। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, थर्ड सेंस में अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये बताया गया था कि हेजेमनी क्या है। हेजेमनी है कि हम लोग अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं थ्रू कंसेंट। मतलब कि हम लोगों ने क्या किया, अपने कल्चर को इतना, यूएस के जो लोग थे ना, यूएस की जो पॉपुलेशन वो चाहते थे, उनका ये मानना था कि हमारा जो कल्चर है वो सबसे हाईएस्ट रैंक पे है और हम लोगों को अपने कल्चर को ज़्यादा शो ऑफ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग अपनी मर्ज़ी से हमारे कल्चर को अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं। और उन्होंने ये देखा कि हम लोगों को इस तरह का अपना कल्चर रखना है, वो हर एक क्लास में, मतलब खुद को ये चाहते थे कि हम लोग हर एक लेवल पे क्या करें, एक बहुत ही अच्छे रैंक पे जाएं, असेंडेंसी हो, मतलब कि हम लोग हर एक जगह पर अपना रोल जो है वो बेटरली परफॉर्म करें, चाहे वो सोशल फील्ड हो, पॉलिटिकल फील्ड हो या फिर आइडियोलॉजिकल स्फीयर्स हो, जहाँ पर हम लोगों को अपनी खुद की कंपेन करने की ज़रूरत ना पड़े। लोग हमारे वैल्यूज़ को समझ लें, हमारे कल्चर को समझ लें, हमारी आइडियोलॉजी को विदाउट एनी कंपेन वो खुद से ही समझ जाएं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया हेजेमनी जो थी वो कैसे एमर्ज हुई, एक डोमिनेंट क्लास कैसे बनी, किस तरह से कंट्री जो थी वो मतलब इतना ज़्यादा डोमिनेट करना शुरू कर दिया उसने एट द वर्ल्ड लेवल। ठीक है, उसने लोगों की कंसेंट को जीत लिया, मतलब उसने लोगों की विल पावर को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसकी वजह से वो एक डोमिनेटेड क्लासेस में से सबसे हाईएस्ट रैंक पे चली गई। जिससे हम लोगों ने देखा कि उन्होंने क्या किया, अपनी मतलब डोमिनेंस को स्टेबल रखने के लिए, अपनी डोमिनेंस को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने कोई भी कोएसिव या रिस्ट्रिक्शंस का यूज़ नहीं किया। यहाँ पर उन्होंने देखा कि हम लोगों ने सिर्फ उनको वेज बताए हैं। आप देखते हैं कि पॉपुलेशन को किस तरह के वेज पसंद हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि हम लोग को क्या करना, वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है उसमें हेजेमनी का एक ऐसा न्यूशन सामने लाना है, एक ऐसी काइंड सामने लानी है, एक ऐसी टाइप सामने लानी है जिससे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री बेसिस उनको अपने कंट्रोल में ना करें, ना इकोनॉमिक लेवल पे उनको अपने कंट्रोल में करें, बल्कि हम लोग उनको आइडियोलॉजिकल रिसोर्सेज से क्या करें, अपनी एक ऐसी विचारधारा बनाएं जिससे लोगों का जो बिहेवियर है वो टोटली चेंज हो जाए, उसको प्रॉपर शेप मिल जाए ताकि वो compete कर सके। जब compete करेगा तो ऑब्वियसली उसको प्रॉफिट अर्न होगा, है ना। तो जिनके पास कम पार है वो लोग भी compete कर सकें, ताकि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो स्प्रेड हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया जो वीकर कंट्रीज़ थी उनका बिहेवियर ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ यूएस से। हेजेमनी, वर्ल्ड हेजेमनी से ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस क्यों हुआ, उस पर ज़्यादा प्रभाव क्यों पड़ा, क्योंकि उसको पता था कि ये नेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एडवांस है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपनी कंट्री को भी इस कंट्री की तरह एक मतलब बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है, बहुत ज़्यादा मतलब सभी के सामने लाना है, इसको डोमिनेंट बनाना है, पावरफुल बनाना है। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हर एक कंट्री चाहती है कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास पावर हो, जो मेरे पास पहले से पावर है उससे भी ज़्यादा मेरे पास पावर हो, ताकि मैं दूसरों को अपने कंट्रोल में रख सकूं। कंसेंट अगर हम लोग बात करें, कंसेंट जो है वो हैंड टू हैंड चलती है, हैंड इन हैंड चलती है, किसके साथ,
ये कोएर्शन के साथ नहीं चलती, मतलब कि इसको हम लोग कंसेंट जो है ना बच्चे, अपनी मर्जी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, विलिंगली होके हमने कोई भी काम किया, हमारा ड्रेसिंग सेंस पहनने का जो मन होगा हम वही पहनेंगे, हमारा जैसा मन करेगा हम अपने घर में वैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करेंगे, वो हमारी कंसेंट आ जाती है। और कोरिएशन का मतलब क्या आ जाता है कि जब हम लोग किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी चीज़ को मनवाते हैं उसको कोरिएशन कहा जाता है। और यूएसए की जो आइडियोलॉजी थी उसको, वो फोर्सफुली किसी को मतलब ओबे करने के लिए उसको फोर्स नहीं कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि हम लोग आप लोग अपनी मर्जी से जो आप लोगों को बेटर लगता है आप उसी को ज्वाइन करो। अब यूएसए जो कि प्री डोमिनेंस में था, मतलब कि पहले से ही डोमिनेट कर रहा था वर्ल्ड पर, तो आज के टाइम पर देखा जाए वो मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक प्रोज जो थे, वो मतलब प्रोज का मतलब क्या हो गया, प्रोग्रेस का मतलब हो गया कि वो कोरेजियस था, ब्रेव था, जिससे कि वो हर एक तरह के फील्ड में आगे बढ़ चुका था। सिर्फ यही नहीं बोल सकते कि मिलिट्री और इकोनॉमिक लेवल पे वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड था, उसने अपने कल्चर को भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया था, उसकी कल्चरल प्रेजेंस जो थी वो भी देखने को मिल रही थी। अब ये देखा गया कि लोग जो हैं वो अपनी मर्जी से किसी चीज़ को चूज़ करें, ना कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी को ओबे ना करवाएं। अब यहाँ पे देखा गया कि हर कोई चाहता है कि गुड लाइफ मिले हमें, हम लोग अपनी एक कंफर्टेबल लाइफ जो है वो जी सकें, पर्सनल सक्सेस मिले, जो हर एक इंडिविजुअल, हर एक सोसाइटी या फिर वर्ल्ड लेवल के जितने भी नेशंस हैं उनका एक ही ड्रीम होता है कि हम भी एक पावरफुल नेशन बन सके, हम लोग क्या कर सके, कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस परफॉर्म करें जिससे कि हम लोग भी यूएसए की तरह बन सकें और हम लोग भी उसी की तरह एडवांस बन सकें। तो उसी तरह का हर किसी का एक मोटिव था, हर किसी का ड्रीम था। अब अमेरिका जो था वो सबसे पावरफुल था, किस वे में पावरफुल था, उस क्योंकि उसके पास एक पावरफुल वेपन था, दैट इज़ कल्चर एंड आइडियोलॉजी। इस अर्थ पे पूरे वर्ल्ड में कल्चर और आइडियोलॉजी जो थी यूएस की वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी, और जिससे कि हम लोग ये बोल सकते हैं इसी को एक सॉफ्ट पावर का एट्रीब्यूट कहा जाएगा। और सॉफ्ट पावर को हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक एबिलिटी होती है जिससे कि हम लोग कल्पना कर सकते हैं, ना कि फोर्सफुली किसी को अपने कंट्रोल में लाएं। ठीक है, तो हेजेमनी को यहाँ पर यूज़ किया गया, हार्डली नोटिस किया जाता है कि जब हम लोग देखते हैं रिवर्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ट्रीज़ जो कि हमारे सराउंडिंग्स में है, अराउंड है, तो क्या उनको हम लोगों ने बांध के रखा हुआ है, क्या हम लोगों ने उनके ऊपर कुछ कोरिशन या उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं? जब हम लोग उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो हम लोगों को उनके रियल जो मतलब एक्सप्रेशंस हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। द नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया गया है, एंड्री, जो हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में 3 बंदों की बात करी थी, जाबू, आयशा और एंड्री की बात करी थी, तो एंड्री फिर से वही बताया जा रहा है कि उसको क्या करना था, उसको ब्लू जीन्स लेनी थी। उसके पेरेंट्स को, जो कि सोवियत यूनियन के यंगस्टर्स थे जिस टाइम पर, उनको ये लगता था कि ब्लू जीन्स जो है वो एक अल्टीमेट सिंबल है ताकि हम लोग लिबरेट हो सकें, जो आने वाली जनरेशन है वो भी क्या हो सके, फ्रीडम मिल सके उसे। और जो यंग मैन थे, मतलब जो जवान लोग थे या फिर हम लोग बोल सकते हैं, उन्होंने कुछ ईयर्स में देखा कि जितनी भी उनकी सैलरी थी उन्होंने क्या किया, अपनी सारी सैलरी से सिर्फ और सिर्फ ब्लू जीन्स को खरीद लिया। किससे खरीदा उनने, जो भी फॉरेन टूरिस्टर्स आए हुए थे, मतलब जो यूएसए के लोग आए हुए थे वहाँ पे ट्रेड करने के लिए, उन्होंने ब्लैक मार्केट लगाई थी, मतलब जिसको हम लोग एग्जीबिशन या फिर हम लोग सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे देखा गया उस टाइम पर जो इंटायर सोवियत जनरेशन थी उनको ये लगता था कि ब्लू जीन्स पहनने से हम लोग अपनी एस्पिरेशंस को शो कर सकते हैं, ताकि हम लोग ये बता सके कि एक गुड लाइफ जो है वो कैसी होती है, जो कि हमारी कंट्री मतलब सोवियत यूनियन में यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब गुड लाइफ की बात नहीं हो रही है। और कोल्ड वॉर के टाइम पर देखा गया कि यूएस जो था उसने बहुत मुश्किल से जीत पाई थी सोवियत यूनियन से, और वो किसके बेसिस पर पाई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ मिलिट्री पावर, जिसको हार्ड पावर कहा जाता है। तो स्ट्रक्चरल पावर और सॉफ्ट पावर जो थी उसने बाद में विक्ट्रीज पाई, जब लोग जो थे उन्होंने यूएसए की आइडियोलॉजी, यूएसए के कल्चर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया। और उसके बाद हम लोगों ने देखा सोवियत यूनियन उस टाइम पर बिजी थी अपनी इकोनॉमिक लेवल को स्टेबल करने में, तो उनके पास कोई और
अल्टरनेट ही नहीं था कि हम लोग क्या करें, क्योंकि अगर आप लोगों ने गोर्बाचेव के टाइम पर पढ़ा होगा तो वो उन्होंने बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ या सॉफ्ट पॉलिटिक्स खेलने की बात करी थी। लेकिन जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए तो उन्होंने हार्ड पार की मतलब दोबारा से टेक्नोलॉजिकल फील्ड को आगे इन्हांस करने की बात करी। इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो थी वो तो रिमेन थी ही थी, मतलब स्टेबल थी, लेकिन अब कुछ बार ऐसे भी थी, कुछ ऐसे भी एरियाज थे जहाँ पर सॉफ्ट पावर जो थी वो जीत हासिल कर रही थी। और वो सॉफ्ट पावर कौन यूज़ कर रहा था? यूएस यूज़ कर रहा था। ब्लू जीन्स की एग्जांपल यहाँ पर क्यों मेंशन करी गई है? ताकि इससे ये पता चल सके कि सोवियत यूनियन जो था वो अपने लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन जो थी यूएस की सोवियत यूनियन की जो पॉपुलेशन थी वो अपनी गवर्नेंस से नाखुश थी। तो यहाँ पर देखा गया कि एक बहुत ज़्यादा जनरेशनल गैप, हम लोग या बोल सकते हैं कि जनरेशन जो थी वो डिवाइडेड थी। सोवियत सोसाइटी जो थी वो मतलब ये सोचती थी कि यूएस की जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, तो मतलब ये हमारे लिए बेटर फॉर्म है, तो हम लोगों को भी अपना कल्चर जो है उसको यूएस को ही अडॉप्ट करना होगा। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।